हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में जानकारी लेंगे टॉर्सन ऑन शाफ्ट यूनिट के बारे में कि टॉर्सन जो लगता है वो कैसे लगता है किसी भी शाफ्ट में और किस प्रकार से उसके एनालिसिस को हम कर सकते हैं। तो टॉर्सन एक बहुत ही कॉमन वर्ड है मैकेनिकल टर्म में। टॉर्सन दरअसल एक फोर्स का नाम होता है जो कि कुछ इस प्रकार से काम करता है। देखिए इस फिगर में यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये टॉर्क टी लिखा हुआ है और ये भी टॉर्क टी लिखा हुआ है। और ये जो टॉर्क है देखिए एक जो है ये क्या किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए टेंड हो रहा है। ओके, और ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एक जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसी के साथ में हमारा जो टॉर्क जो एक फोर्स है वो इसे ही बोला जाता है कि अगर कोई भी लॉन्गिट्यूडनल मेंबर है तो उसका एक साइड जो है वो क्लॉकवाइज और दूसरा साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। तो टॉर्क को देखिए फाइंड आउट करने का एक बेसिक फार्मूला है। ये पिक्चर थोड़ा उतना क्लियर नहीं है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है ये इमेज, बट काफ़ी हेल्पफुल है हमें टॉर्सन समझने के लिए, तो इसलिए मैंने फिगर को यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो देखिए टॉर्सन का जो फार्मूला है दरअसल यहाँ पर 9 टर्म आते हैं और उस 9 टर्म को हम अपने थ्योरी में पढ़ेंगे, थ्योरी नोट्स में। बट यहाँ पर देखिए केवल 7 टर्म को ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो ये 7 टर्म है टी बाई आर इक्वल्स टू टी बाई जे, सॉरी टाउ बाई आर इक्वल्स टू टी बाई जे इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल, वेयर फॉर ए सॉलिड रॉड ये जो जे जो है ये पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये सिंपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, बस आप लोगों को शायद सर्कुलर का पता होगा कि पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पाई बाई 64 डी रेज टू 4 रहता है। और हॉलो सेक्शन का क्या रहता है, पाई बाई 64 इंटू आउटर डायमीटर रेज टू 4 माइनस इनर डायमीटर रेज टू 4। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले को हम अभी और देखेंगे अच्छे से क्लियरली। और देखिए यहाँ पर ये सारे टर्म्स को हम अच्छे से समझते हैं कि टॉर्सन में कौन कौन से टर्म्स यहाँ पर वर्क करते हैं। ये सारे टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए ये जो टाउ जो लिखा हुआ है ये है शियर स्ट्रेस, जिसकी यूनिट जो है ये एमपीए में रहती है। एमपीए का मतलब मेगा पास्कल। तो इस मेगा पास्कल को हम जो है ये न्यूटन पर मीटर पर एमएम स्क्वायर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो खैर यूनिट को अभी हम फोकस नहीं करते हैं, हम केवल टर्म्स को हम केवल फोकस करते हैं अभी। और ये जो स्मॉल आर है ये रेडियस एमएम है। रेडियस मतलब ये हो गया आपका इनर रेडियस। ओके, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनर से कोई एक डिस्टेंस आउटर आने के लिए उसे हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल आर से हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, इनर सेंटर पॉइंट से बाहर आने के लिए जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं हम उसे हम स्मॉल आर से हम डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल टी मतलब टॉर्क। ओके, ये टाउ जो है ये शियर स्ट्रेस डिफाइन करता है। शियर स्ट्रेस क्या होता है उस चीज़ को भी हम अभी समझेंगे। जे जो होता है देखिए पोलार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ओके, जी जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी एमपीए में बताया गया है, इसे भी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। जी जो है ये मूवमेंट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है इसे हम कहीं किसी बुक्स में हम देखेंगे तो ये सी भी रहता है, कैपिटल सी से भी ये डिनोट होता है। कैपिटल सी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिखा हुआ रहता है। ओके, अब देखिए थीटा जो है ये है एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके, एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो देखिए ये है थीटा, यहाँ पर एंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है क्या, थीटा। ओके, अब देखिए ये है एल, तो एल जो है ये लेंथ हो गया। ओके, लेंथ इन एमएम, ये लेंथ हो गया। देखिए एल जो है ये लेंथ हो गया, ये रेडियस हो गया है ना, आउटर सॉरी इनर रेडियस हो गया। और अगर हॉलो है तो एक स्मॉल आर रहेगा इनर रेडियस और आउटर रेडियस के लिए कैपिटल आर रहेगा। ओके, आउटर रेडियस के लिए। तो यहाँ पर ये डायग्राम के माध्यम से टॉर्सन के बारे में हम काफ़ी कुछ जानकारी ले लेते हैं कि टॉर्सन जो होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल मेंबर में लगता है और एक जो है डायरेक्शन में क्लॉकवाइज की तरफ में रोटेट होता है और दूसरे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है टॉर्सनल में। ओके,
तो इस चीज़ को आप थोड़ा केयरफुली समझते हुए चलेंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी एक टॉर्शन का ही एग्जांपल है। देखिए इसका एक एंड जो है ये फिक्स्ड है, ओके, और दूसरे एंड पे हम किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये क्या होगा, ये जो रिजिडली फिक्स्ड है तो उसके कारण से ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा रोटेट, ओके। लेकिन कुछ जो डिग्री है ये लॉन्गिट्यूडनल लंबे होने की वजह से कुछ डिग्री जो है ये आगे की ओर से क्या होगा, रोटेट होगा, ओके, कुछ डिग्री जो है ये रोटेट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये रोटेशन जो है ये जीरो रहेगा, जो फिक्स्ड एंड है यहाँ पर रोटेशन जो है जीरो रहेगा, और ये वाले एंड पे रोटेशन जो है देखिए थीटा, जो थीटा दिख रहा है ये थीटा क्या होगा, ट्विस्ट होगा। लेकिन ये जो ट्विस्टिंग है ये इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत रहेगा, ये प्लास्टिक लिमिट नहीं रहेगा, ये परमानेंटली ट्विस्ट नहीं होगा। ये जैसे ही हम ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहे हैं इसको जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे तो रिलीज़ करते ही ये क्या होगा, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ये रेस्ट हो जाएगा, ओके। ये परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हुआ है, ये टेम्पोरली डिफॉर्म हुआ है। अब इसमें देखिए और भी कुछ टर्म्स है। देखिए ए जो है ये इनर रेडियस बोल सकते हैं, बी जो है ये आउटर रेडियस बोल सकते हैं, आउटर सरफेस हो गया, थीटा जो है ये एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया, टी जो है ये टॉर्क हो गया, एक्स जो है ये डायरेक्शन बता रहा है, और एल जो है ये लेंथ हो गया। तो ये डायग्राम भी हमें यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि किस प्रकार से ये टॉर्शन लग रहा है किसी भी एक फिक्स्ड कैंटिलीवर सर्कुलर बार में, सर्कुलर रॉड में। आइए अब हम अगला डायग्राम देखते हैं। ये देखिए ये डायग्राम से भी हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है एंगल ऑफ टॉर्सन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ टॉर्सन, ओके। तो यहाँ पर भी देखिए ये वाला जो एंड है ये फिक्स्ड है और ये वाला जो एंड है ये फ्री है। तो फ्री एंड में हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इस फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि फिक्स्ड एंड में तो कोई ट्विस्ट नहीं दिख रहा है हमें, बट जो एंड है वहाँ पर जो है हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से कुछ ट्विस्ट हमें देखने को मिल रहा है। ध्यान ये रखिएगा कि जितना ज़्यादा लंबा ये बार रहेगा उतना ज़्यादा हमें ये ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। ट्विस्ट देखिए यहाँ पर डायग्राम में समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर दिखलाया जा रहा है, बट एक्चुअल में इतना ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 360 डिग्री है, ये एक सर्कल है और सर्कल ये 360 डिग्री का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 डिग्री 2 डिग्री का ही ये ट्विस्ट दिखाता है, बहुत मैक्सिमम में, यानी तो ये पॉइंट्स में ही रहता है ये ट्विस्ट जो रहता है। बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ ट्विस्ट हमें नहीं देखने को मिलता। वो भी ट्विस्ट कब देखने को मिलता है, जब हम अपने एक लिमिट को जब हम क्रॉस करके जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तभी हमें क्या ट्विस्ट देखने को मिलता है, अन्यथा हमें ट्विस्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, ओके। देखिए थीटा जो है ये एंगल ऑफ टॉर्शन लिखा हुआ है और ये थीटा जो है ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ टॉर्शन है, ओके, रेडियस पर मीटर, एंगल बिटवीन टू एंड्स, एंगल ऑफ टॉर्शन पर यूनिट लेंथ 4/18। ये हो गया थीटा इक्वल्स टू डी फाई एक्स बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसके बारे में जो है हम आगे और जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से ये ट्विस्ट हो रहा है, कैसे ये ट्विस्ट का जो थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके जो 7 टर्म को हमने देखा था अभी, टाउ बाई जे, टी बाई आर, वो सारे टर्म्स को भी हम और देखेंगे आगे अभी। तो आइए देखते हैं। ये देखिए टॉर्सन लोड ऑन सर्कुलर शाफ्ट। तो देखिए जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल ध्यान होगा, जैसे मान लीजिए कि इमेजिन करिए कि हम कपड़े को निचोड़ते हैं। जैसे जब भी हम कपड़े को वॉश करते हैं, धोते हैं, और धोने के बाद में जब हम कपड़े को निचोड़ते हैं तो जो हमारे हाथ का जो मूवमेंट रहता है, हमारे हैंड्स का जो मूवमेंट रहता है वो किस डायरेक्शन में रहता है। अगर मान लीजिए लेफ़्ट वाला जो है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो लेफ़्ट वाला अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो राइट वाला किस डायरेक्शन में रहता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहता है। मतलब दोनों हाथ जो है वो एक ही डायरेक्शन की ओर नहीं बढ़ते हैं, या तो क्लॉकवाइज यानी तो एंटी क्लॉकवाइज। वैसा अगर हम करेंगे तो जो कपड़ा जो है, जो क्लोथ जो है वो स्क्वीज कैसे होगा, वो निचोड़ाएगा कैसे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक हाथ से हम क्लॉकवाइज और दूसरे हाथ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उसे रोटेट करते हैं। तो इसी प्रक्रिया या इसी फोर्स को, इसी प्रकार के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्सनल फोर्स कहते हैं। टॉर्सन एक फोर्स होता है, एक बल होता है, जो कि किस प्रकार से लगता है ये आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए टॉर्सन लोड्स ऑन सर्कुलर शाफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है इंटरेस्टेड इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग कपल्स और टॉर्क, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बियॉन्ड ये काम होता है, और
यहाँ पर टॉर्क जो है ये देखिए रोटेशन हो रहा है। तो जो मोटर जो है ये तो रोटेशन किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखा रहा है। बट ये जो टरबाइन जो है ये अपना भी कुछ सस्टेन करेगा, अपनी भी कुछ वैल्यू को सस्टेन करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये भी 5 किलो न्यूटन का लोड लगाएगा अपने आप को रोटेशन नहीं होने देने के लिए। ऐसे तो बिल्कुल फ्री फ्रिक्शन में तो काम होगा नहीं। तो जैसे कि ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जब हम 5 किलो न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स जब हम इस जनरेटर से लगाएंगे, इस मोटर से लगाएंगे, तभी ये क्या होगा, रोटेट होगा, अन्यथा ये रोटेट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक कोई टरबाइन है और ये जनरेटर है। जनरेटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो पावर जो है देखिए टरबाइन से जा रहा होगा जनरेटर तक। ओके, तो मान लीजिए कि टरबाइन को जनरेटर को घुमाना है, जब तक कि हम जनरेटर के शाफ्ट को हम रोटेट नहीं करेंगे तब तक कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा जनरेटर के द्वारा। तो ये जो टरबाइन जो है मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और इस जनरेटर के शाफ्ट को भी हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जनरेट करना है। तो टरबाइन के शाफ्ट का जो इनिशियल जो भी लोडिंग वैल्यू है, इनिशियल जो भी कैपेसिटी है, उसके आगे का जब हम वैल्यू देंगे तभी वो क्या होगा, रोटेट होने के लिए अलाउ करेगा। कौन, जनरेटर का शाफ्ट रोटेट होने के लिए परमिट करेगा। अनटिल एंड अनलेस वो क्या होगा, एज इट इज़ वो रहे, वो एज इट इज़ ही बने रहेगा अपने स्टैटिक कंडीशन में। तो मान लीजिए कि 5 किलो न्यूटन का अगर ये फोर्स से रजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है जनरेटर जो है अपने शाफ्ट को, तो हमें 5.1 किलो न्यूटन जब हम टरबाइन के द्वारा जब देंगे तभी ये क्या होगा, रोटेट होना शुरू होगा। ओके, लिखा हुआ टरबाइन एक्सर्ट्स टॉर्क टी ऑन द शाफ्ट। ओके, ये टरबाइन टी जो है ये एक्सर्ट कर रहा है शाफ्ट के द्वारा। अब देखिए ये लिखा हुआ है शाफ्ट ट्रांसमिट्स द टॉर्क टू द जनरेटर। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट जो है ये टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहा है जनरेटर में, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। जनरेटर क्रिएट्स एन इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क। हाँ, तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जनरेटर जो है जैसे ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टरबाइन, तो बराबर पूरे समय निरंतर जनरेटर भी क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर टरबाइन क्लॉकवाइज दे रहा है तो जनरेटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता रहेगा। लेकिन जनरेटर का जो फोर्स जो अप्लाई रहेगा वो कम रहेगा, तभी तो जनरेटर के डायरेक्शन में ये घूम पा रहा है। अगर जनरेटर का अगर शाफ्ट अगर ज़्यादा फोर्स अगर लगाएगा तो टरबाइन तो इसे रोटेट ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो आइए इसके आगे हम और कुछ इजी एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है यूनिवर्सल जॉइंट। ओके, ये जॉइंट जनरली प्रोपेलर शाफ्ट, बस या ट्रक में जो प्रोपेलर शाफ्ट लगते हैं उस शाफ्ट में यूनिवर्सल जॉइंट लगाया जाता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है शाफ्ट को, दो शाफ्ट के आपस में ये जॉइंट होता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है करीब करीब 10 डिग्री तक के। ओके, 1 डिग्री से 10 डिग्री तक के अगर मान लीजिए कि लूज फिट भी है तो भी ये टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए कैपेबल होता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोपेलर शाफ्ट में। ये देखिए इस प्रकार से हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं ऑटोकैड में या एनसी सॉफ्टवेयर में या सॉलिड वर्क्स में। हम अपने टरबाइन को इस प्रकार से हम डिज़ाइनिंग करके हम इसमें लोड भी लगा करके चेक कर सकते हैं कि कितने लोड पे किस तरीके से वर्क कर रहा है, जिसके माध्यम से हम आसानी से अपने वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में भी देखिए मैसिंग किया हुआ है और यहाँ पर देखिए ये वैल्यू बता रहा है कि जो ऑरेंज कलर है उसमें उस सरफेस में सबसे ज़्यादा लोड लग रहा है, जो ब्लू कलर है उसमें मिनिमम लोड लग रहा है। तो यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, ये अगले डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए ये भी एक डायग्राम है। मान लीजिए कि किसी ट्रक या बस का ये प्रोपेलर शाफ्ट है, तो ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर ये इंजन लगा हुआ है इस कोने में और इस कोने में डिफरेंशियल लगा हुआ है। तो इंजन जो है मान लीजिए कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रहा है फोर्स को, तो जो डिफरेंशियल है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रजिस्ट फोर्स कर रहा है। ओके, तो जैसे ये मान लीजिए कि अगर 5 किलो न्यूटन का फोर्स रजिस्ट कर रहा है तो इंजन के द्वारा जब तक कि 5 किलो न्यूटन से ऊपर का फोर्स जब तक कि जनरेट नहीं होगा तब तक कि बस या ट्रक जो है हमारी आगे नहीं बढ़ेगी, वो उसी जगह पर रहेगी। तो ये जो 5 किलो न्यूटन का जो फोर्स है ये निरंतर ये डिफरेंशियल जो है अपना खुद का सेल्फ लोड लगाता रहेगा, बस जब खड़ी है तब भी, बस जब चल रही है तब भी। तो हम वो 5 किलो न्यूटन के फोर्स से जब ज़्यादा देते हैं तभी बस या ट्रक जो है हमारी मूव हो पाती है। अगर हम उसे कम देते रहेंगे तो ये मूव नहीं हो पाएगा।
तो इंजन से हमें ज़्यादा मात्रा में फोर्स को या पावर को जनरेट करके प्रोपेलर शाफ्ट को हमें देना होता है, तभी वो बस या ट्रक क्या होगी, मूव करेगी। तो यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है कि किस डायरेक्शन में देखिए मूव हो रहा है। इसके ये जो है वाई एक्सिस जो है देखिए, एक जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है, और एक्स एक्सिस जो है एक ये जो है ये पीछे की ओर जा रहा है और ये आगे की ओर जा रहा है। यहाँ पर फोर्स भी दिया हुआ है कि कितना इसमें टॉर्क लग रहा है, तो ये भी बताया गया है कि ये मेगा पास्कल 105 मेगा पास्कल और 57 मेगा पास्कल। आइए और अगले डायग्राम को हम देखते हैं। ये है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन शाफ्ट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इन अ सर्कुलर शाफ्ट शियर स्ट्रेस वरीज लीनियरली फ्रॉम सेंटर। तो शियर स्ट्रेस जो रहता है ये एक ऐसा फोर्स होता है जो कि रोटेट करने में, किसी भी सर्कुलर शाफ्ट या रेक्टेंगुलर शाफ्ट या किसी भी लॉन्गिट्यूडनल शाफ्ट को रोटेट करने में सक्षम होता है। ओके, रोटेट करने में सक्षम होता है और रोटेट करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है टॉर्क शियर स्ट्रेस जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिया हुआ है, टाउ इक्वल्स टू टी बाई रो बाई जे। ओके, तो ये जो टाउ जो है यहाँ पर शियर स्ट्रेस डिफाइन कर रहा है। जो आउटर सरफेस में जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, टाउ की वैल्यू, टाउ मैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। टी आउटर, टाउ आउटर इक्वल्स टू टाउ मैक्स और टी इनर इक्वल्स टू टाउ मीन। तो इनर में जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू रहती है वो सबसे कम रहती है और बाहर में शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। इसका जो प्रूफ है वो हमारे थ्योरी पार्ट में है, हम देख सकते हैं, चाहे सॉलिड शाफ्ट हो चाहे हॉलो शाफ्ट हो। तो यही कारण है कि जो भी प्रोपेलर शाफ्ट रहते हैं उसे हम हॉलो लेते हैं। हॉलो लेने से उसके दो फायदे होते हैं। पहला तो ये कि हमारा मटेरियल बचता है और दूसरा जो रहता है वो रहता है वेट जो रहता है प्रोपेलर शाफ्ट का वो भी कम होता है जब हम हॉलो शाफ्ट को कंसिडर करते हैं। तो और वैसे भी अगर देखा जाए तो आउटर सरफेस ही जो टॉर्क का जो पूरा जो प्रोसेस है वो आउटर सरफेस ही पूरा का पूरा पार्ट को प्ले करता है, आउटर सरफेस। ओके, इनर सरफेस का ज़्यादा रोल नहीं रहता है। तो एक प्रॉपर एक मिनिमम डायामीटर का हम हॉलो रखते हैं और उसके बाद में हम उसे सॉलिड रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सॉलिड शाफ्ट को भी कंसिडर करके बताया गया और ये हॉलो शाफ्ट को भी यहाँ पर कंसिडर करके बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम थोड़ा ब्लर है बट समझने का कोशिश करते हैं। देखिए लिखा हुआ है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट और यहाँ पर लिखा हुआ है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन अ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। तो ये सॉलिड है मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है और ये हॉलो है मतलब अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है, खाली है। ओके, तो देखिए ये जो है यहाँ पर बाहर का जो सरफेस है उसमें सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस लग रहा है और अंदर के सरफेस में सबसे कम है। ये ग्राफ इस प्रकार का इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना हुआ है, इसको देख करके शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम अपने थ्योरी पार्ट में चलते हैं। थ्योरी पार्ट में भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि टॉर्सन ऑन शाफ्ट होता क्या है, किस प्रकार से काम कर रहा है। तो देखिए टॉर्सन जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर्सन हैज़ बीन डिफाइंड एज द ट्विस्टिंग ऑफ अ मेंबर अंडर टॉर्सनल लोड शाफ्ट्स आर सच मेंबर्स विच आर सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी शाफ्ट लॉन्गिट्यूडनल शाफ्ट जो रहता है वो जब ट्विस्ट होता है तो उसी ट्विस्टिंग जो एक जो एंड में क्लॉकवाइज और दूसरे एंड में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ट्विस्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, टॉर्सन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए अगला पैराग्राफ में लिखा हुआ है शियर स्ट्रेस प्रोड्यूसेस इन द शाफ्ट ऑफ सेक्शन ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट, फ्रॉम ट्विस्टिंग मूवमेंट शाफ्ट्स आर स्ट्रेन्ड, दिस स्ट्रेन्ड शाफ्ट आर कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्विस्टिंग के कारण से हल्का सा जो शाफ्ट का जो शेप साइज़ है वो चेंज होता है बट वो टेम्प्रोरी रहता है। जैसे ही हम लोड को रिलीज़ करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप साइज़ में आ जाता है। ओके, तो इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, शियर स्ट्रेस को भी यहाँ पर बताने का इसी के माध्यम से प्रयास किया गया है कि शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो हल्का सा जो है स्ट्रेन वहाँ पर डेवलप होता है, मतलब कि हल्का सा जो अपने शेप साइज़ को चेंज करता है हमारा शाफ्ट। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। ये हो गया टॉर्सनल स्ट्रेन। आइए अगला जो है हमारा हेडिंग जो है एजम्पशंस फॉर फाइंडिंग आउट शियर स्ट्रेस इन सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्सन। कल्पनाएं अपरूपण प्रतिबल को ज्ञात करने के लिए जो कि वृत्ताकार शाफ्ट मरोड़ के अनुप्रस्थ
पर एक छेद है। ओके, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, जो एजम्पशंस बनाए गए हैं किसी भी सर्कुलर शाफ्ट के लिए, है ना, उसके शियर स्ट्रेस के लिए, तो फाइंडिंग्स के लिए, शियर स्ट्रेस के फाइंडिंग्स के लिए उसे हम ध्यान से देखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो मटेरियल जो है शाफ्ट का, वो थ्रू आउट इट्स लेंथ जो है वो एक जैसा होना चाहिए। द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ओके, दूसरा पॉइंट जो है, जो ट्विस्टिंग जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्विस्टिंग हम अचानक से बहुत ज़्यादा वैल्यू लगा दिए, फिर अचानक से हम बहुत कम वैल्यू लगा रहे हैं ट्विस्टिंग में। तो ट्विस्टिंग जो शाफ्ट का जो ट्विस्टिंग है वो कम से कम होना, सॉरी, एक जैसा होना चाहिए। शाफ्ट का जो ट्विस्टिंग है वो एक जैसा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ शाफ्ट विच वर प्लेन एंड सर्कुलर बिफोर ट्विस्ट रिमेन्स प्लेन एंड सर्कुलर आफ्टर ट्विस्ट। मतलब जैसे कि हम शाफ्ट में जो भी हम सर्कुलर फोर्स लगा रहे हैं वो आफ्टर ट्विस्ट और बिफोर ट्विस्ट एक जैसा होना चाहिए। मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही काम होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट के बाहर काम नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट जो है, देखिए, ऑल डायमीटर्स ऑफ द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन विच वेयर स्ट्रेट बिफोर ट्विस्ट रिमेन्स स्ट्रेट विथ देयर मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड आफ्टर ट्विस्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डायमीटर जो रहेगा शाफ्ट का वो एक जैसा होना चाहिए, पहले भी ट्विस्ट के पहले भी, टॉर्क के पहले, टॉर्क को लगने से पहले भी और टॉर्क को लगने के बाद भी वो एक जैसा होना चाहिए। तो एक जैसा कब होगा? जब हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही सारे फोर्स को लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो 5 किलो न्यूटन पर एम एम है। पर एम एम का मतलब 1 mm में 5 किलो न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लगा तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब कि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करके वो प्लास्टिक लिमिट में चला जाएगा। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि 5 किलो न्यूटन से या जो भी 2 × 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर जो लिखा रहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कुछ इसी प्रकार का वैल्यू। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 2 × 10⁶ जो है उससे ज़्यादा न्यूटन का वैल्यू हमें 1 mm के स्क्वायर के उस पर्टिकुलरली शाफ्ट में नहीं लगाना। अगर हम उससे ज़्यादा अगर लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान देते हुए चलना है। और अगला जो है हेडिंग देखिए लिखा हुआ है टॉर्सन फार्मूला एंड इट्स टर्म। तो टॉर्सन का जो इक्वेशन देखिए यहाँ पर 9, जो मैंने बताया था कि 9 टर्म्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं टॉर्सन के इक्वेशन में। तो वो है T/J = C⁻L = Fs/r = F/r। तो यहाँ पर हर एक टर्म का अपना एक अलग डेफिनेशन है। जो कैपिटल T है वो है टॉर्सनल मूवमेंट, J जो है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, C जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट, Fs जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन शाफ्ट, R जो है रेडियस ऑफ शाफ्ट। ओके, अब जो है शियर स्ट्रेस एट R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल r जो है एनी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, L जो है ये लेंथ ऑफ शाफ्ट है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर T/J = F/r करके भी अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, F/r = C⁻L करके भी आप किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे 9 टर्म्स को हमें ज़रूरत नहीं होगी, हम ये 4 या 5 टर्म से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। T/J = Fs/r करके भी हम कंसिडर कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को बोलते हैं टॉर्सनल फार्मूला, टॉर्सनल इक्वेशन। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा होगा टॉर्सनल इक्वेशन इज एज फॉलोज। ओके, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए लिखा हुआ डेफिनेशन में, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर इज कॉल्ड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ intersects the plane from equation T/J = C⁻L। और J जो है ये सर्कुलर सॉलिड बॉडी के लिए क्या रहता है? π/32 × d⁴, कैपिटल D⁴। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिंपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही होता है जो कि किसी सर्कुलर बॉडी के लिए बताया जाता है। ओके, उसे ही हम क्या कहते हैं? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर J इज नोन एज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो T जो है ये टॉर्क मूवमेंट हो गया, J जो है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, C जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट, L जो हो गया लेंथ ऑफ शाफ्ट हो गया। ओके, देखिए टॉर्सनल रिजिडिटी जो है ये पिछले फॉर्मूले में R से डिनोट किया जा रहा था, यहाँ पर कैपिटल C से डिनोट किया जा रहा है। ये इसको बोलेंगे हम मरोड़ी दृढ़ता। तो फ्रॉम टॉर्सन इक्वेशन वी नो दैट C × J = TL/थीटा। तो देखिए इसी इक्वेशन को हमने क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देखिए T × L हो गया और
थीटा को हमने नीचे ट्रांसफ़र किया और जे को हमने ऊपर की ओर ट्रांसफ़र किया, तो टी एल बाई थीटा इक्वल्स टू सी जे हो जाएगा। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, सी जे इक्वल्स टू टी एल बाई थीटा। ओके, देखिए आगे लिखा हुआ है द एक्सप्रेशन सी जे इज कॉल्ड टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, इट इज़ मेजर ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ ऑफ द शाफ्ट। Expression Cj is called torsional rigidity of the shaft. It is the measure of torque required to produce a twist of 1 radian per unit. Okay, तो ये Cj जो है ये ट्विस्ट को बताया जा रहा है यहाँ पर, 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ जो है ये ट्विस्ट करने से ये Cj की वैल्यू को हम टॉर्सनल रिजिडिटी भी बोल रहे हैं यहाँ पर ऑफ द शाफ्ट। अब आइए हम अगला फार्मूले की ओर हम बढ़ते हैं। फार्मूला फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर हॉलो शाफ्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि खोखले और एवं ठोस वृत्ताकार शाफ्ट का सामर्थ्य सूत्र। ठीक है, तो सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट दोनों का यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके स्ट्रेंथ के, जैसे मान लीजिए कि हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट के स्ट्रेंथ को आप कंपेयर करिए। ठीक है, तो उसमें यही वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ZP मतलब कि ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट होगा, तो इसका फॉर्मूला है J बाई आर, है ना। J जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, R जो है रेडियस ऑफ शाफ्ट। तो J जो रहेगा देखिए पाई इंटू डी रेज टू 4/32। आप लोगों को ये फार्मूला ऊपर में हमने देखा था। R जो है रेडियस, इसे हम D/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड शाफ्ट जो है ये पाई/16 इंटू डी रेज टू क्यूब आ जाएगा, वेयर D इज डायमीटर ऑफ शाफ्ट। ये सॉलिड शाफ्ट के हो गया। हॉलो शाफ्ट के लिए स्ट्रेंथ ऑफ सर्कुलर हॉलो शाफ्ट के लिए देखिए ZPH स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट H। ओके, J बाई आर, देयरफॉर R इक्वल्स टू D/2। तो देखिए हॉलो शाफ्ट के लिए क्या रहता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई इंटू कैपिटल D रेज टू 4, ये आउटर डायमीटर है और स्मॉल जो है ये इनर डायमीटर रहेगा। तो D रेज टू 4 माइनस ये इनर जो है खोखला वाला रहेगा। ओके, ये जो D रहेगा ये पूरा आउटर बाहर का रहेगा। तो D रेज टू 4 माइनस D रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ पर कैंसिल होने के बाद में स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट जो है ये पाई/16 इंटू डी रेज टू 4 माइनस डी रेज टू 4 डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, वेयर D इक्वल्स टू आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट एंड स्मॉलर d इक्वल्स टू इनर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट। तो देखिए यहाँ पर बस का भी एक एग्जाम्पल लिया गया है, सामने में इंजन लगा हुआ है, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ये यूनिवर्सल जॉइंट है। ओके, ये डिफरेंशियल है और ये शाफ्ट रियर एक्सिल है। ओके, ये वाला। तो इंजन जब पावर देता है तो शाफ्ट बहुत लंबे होने की वजह से हमें यहाँ पर क्या कर देना पड़ता है कि यूनिवर्सल जॉइंट देना पड़ता है, क्योंकि इतने लंबे शाफ्ट को हम एक जैसा नहीं रख सकते हैं। बस में सस्पेंशन सिस्टम होता है, शाफ्ट भी अपनी पोजीशन को 1 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक के ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते रहता है। तो इंजन जो है मान लीजिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दे रहा है और डिफरेंशियल जो है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दे रहा है 5 किलोमीटर का। तो जब तक कि इंजन 5 किलोमीटर से ज़्यादा जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का फोर्स नहीं जनरेट करेगा तब तक कि बस जो है ये आगे की ओर मूव नहीं करेगा। और ये जो 5 किलोमीटर का फोर्स जो है ये एंटायर द डिस्टेंस पूरा का पूरा रहेगा। ऐसा नहीं अगर हम इंजन को ऑफ कर देंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, बस जो है धीरे धीरे करते हुए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वो थोड़े दूर इसलिए चलेगा इंजन ऑफ करने के बाद में भी क्योंकि बस के जो पूरे मास है, जो बस का जो वजन है, उस वजन में क्या स्टोर है, इनर्शिया स्टोर है। इनर्शिया जब तक कि जीरो नहीं हो जाता तब तक कि वो चलेगा जो भी 50-60 मीटर दूर, और उसके बाद में ये रुक जाएगा बस। क्यों? क्योंकि 5 किलोमीटर का जो फोर्स है निरंतर लगा रहा है सेल्फ लोड की वजह से। ओके, तो ये लेआउट ऑफ बस फ्रेम है जो कि मैंने आप लोगों को समझाया था, डायग्राम के माध्यम से भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब है एडवांटेजेस ऑफ हॉलो शाफ्ट कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट। तो देखिए ये है खोखले शाफ्ट की तुलना ठोस शाफ्ट से करते हुए खोखले शाफ्ट के लाभ। ओके, तो खोखले शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट दोनों का बताया गया है फायदे नुकसान। कंपैरिजन बिटवीन हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट आर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है वेट। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ कंपेयर्ड एज फॉलोज। स्ट्रेंथ सामर्थ्य के बारे में बताया गया है कि व्हेन सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट्स आर मेड सेम मटेरियल, वेट एंड लेंथ एक्टिंग ऑन द सेम टॉर्सनल मूवमेंट, दिस शाफ्ट्स आर रिजिड विच प्रोड्यूसेस लेस वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और वेट के बारे में बताया गया है, वजन भार के बारे में। व्हेन सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट्स आर मेड सेम मटेरियल, weight and length acting on same maximum shear stress, then shafts are rigid which transforming more torsional movement due to torsional movement maximum shear stress produces outer surface
of shaft and reduces towards axis of shaft. Shear stress on axis of shaft are 0. Okay, it means that no effect on strength while reducing the material of the shaft. Ultimately hollow shaft are better than solid shaft. Following are the main advantages of hollow shaft are better than solid shaft. पहला पॉइंट है, इन hollow shaft the stress at the axis are reduced to 0. Hollow shafts are less in weight, so they are used when weight of the shaft is of great importance. Hollow shafts are economical due to saving of the material. तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट को, यहाँ पर दो पहलुओं को लिया गया है, हॉलो और सॉलिड शाफ्ट को जब हम तुलना कर रहे हैं. पहला है स्ट्रेंथ और दूसरा है वेट. तो स्ट्रेंथ में बताया जा रहा है कि दोनों के स्ट्रेंथ में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं रहता है सॉलिड और इसमें. और जो हॉलो शाफ्ट है उसमें बहुत माइनर 10% का ही बस स्ट्रेंथ में हमें कमी देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता. वज़न के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वज़न की बहुत ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू है. जो खोखला शाफ्ट रहता है और जो सॉलिड शाफ्ट रहता है, भरा हुआ शाफ्ट रहता है, दोनों का शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो सेम रहता है. बाहर में जो शियर स्ट्रेस लगता है, टॉर्सन जो लगता है, वो बाहरी सतह में सबसे ज़्यादा लगता है, अंदर की सतह में सबसे कम लगता है. तो अब जो है वेट के बारे में यहाँ पर 3 और पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि खोखले होने की वजह से उसका वज़न कम होता है, रेट उसका कम होता है, मटेरियल की सेविंग होती है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो स्ट्रेस जो लग रहा है वो भी 0 लगता है इनर में. ओके, इनर में स्ट्रेस भी जो रहता है वो कम लगता है. अब आइए हम और देखते हैं. देखिए टाउ मैक्स जो है आउटर में शियर स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है, इनर में टी मीन जो रहता है वो 0 रहता है. ये हॉलो शाफ्ट है. ओके, तो शियर स्ट्रेस ऑन अ सर्कुलर शाफ्ट, आउटर सरफेस इज मोर एंड इनर सरफेस इट इज़ 0. दैट्स वाई पॉपुलर शाफ्ट आर मेड हॉलो. तो इसलिए पॉपुलर शाफ्ट जो है वो हॉलो बनाया जाता है. अब यहाँ पर बताया गया है कि इंजीनियर्स एप्लीकेशन ऑफ हॉलो शाफ्ट. हॉलो शाफ्ट कहाँ कहाँ पर उपयोग होते हैं. तो पहला एरोप्लेन में लगते हैं प्रॉपुलर शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन के लिए. प्रॉपुलर शाफ्ट जहाज़ों में भी लगते हैं, बड़े बड़े शिप्स में लगते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए. तभी जहाज़ क्या होगा, समुद्र में आगे बढ़ेगा, पानी में आगे बढ़ पाएगा. प्रॉपुलर शाफ्ट ऑफ सबमरीन CTC, सबमरीन में भी प्रॉपुलर शाफ्ट लगते हैं. अब देखिए फॉर्मूला है हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट का. ये फॉर्मूला 2π/NT/445000, वेयर N इज रिवोल्यूशन ऑफ द शाफ्ट इन 1 मिनट है. T जो है टर्निंग मूवमेंट किलोग्राम सेंटीमीटर है. P जो है ये पावर इन हॉर्स पावर है. तो ये सब फार्मूले को हम अपने न्यूमेरिकल्स को जब हम सॉल्व करेंगे तब ये सब फार्मूलेस को हमें देखना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा. अगला जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट एंड हॉलो शाफ्ट है. तो यहाँ पर है मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉलिड शाफ्ट. तो T = π/16 × Fs/d³, where D = diameter of सॉलिड शाफ्ट. मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द हॉलो शाफ्ट. देखिए सॉलिड शाफ्ट में जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है और हॉलो शाफ्ट में जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, दोनों का यहाँ पर फॉर्मूला है T = π/16 Fs × d⁻⁴ - d⁻⁴/d. तो ये क्या आउटर डायमीटर हो गया और ये इनर डायमीटर हो गया. और सॉलिड में तो केवल एक ही डायमीटर रहेगा, आउटर डायमीटर, है ना. तो ये वेयर D एंड D आर आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ हॉलो शाफ्ट रिस्पेक्टिवली. ओके, अब देखिए ये है अगला हेडिंग है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑन अ हॉलो शाफ्ट. तो खोखले शाफ्ट की इंजीनियरिंग एप्लीकेशन होने में वाले उपयोग, इंजीनियरिंग में होने वाले उपयोग. पहला एरोप्लेन में उपयोग होता है, जहाज़ों में उपयोग होता है और सबमरीन में उपयोग होता है. ओके, ये जो पेज है मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है. ओके, ये सेम चीज़ है. तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं आज का. और इसे बहुत ही अच्छे से आप अपने नोट्स में प्रिपेयर करिए, कॉपी में बनाइए और इसे ध्यानपूर्वक आप पढ़िए, ताकि आप लोगों का जो फाउंडेशन जो है टॉर्सन ऑफ शाफ्ट में थोड़ा मजबूत हो. और हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.